हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में बताना चाहूँगी कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज सीक्वेंस से। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता नंबर्स का एक डिफाइनाइट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल। ओके, तो जो भी नंबर्स इस सीक्वेंस में आते हैं उन्हें कहा जाता है टर्म्स। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ पर एक सीक्वेंस ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये इसी तरीके से चलता रहेगा n तक। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस एपी हो भी सकता है और नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस एपी हो। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं एक सीक्वेंस ले लूँ, इन सब का मैंने स्क्वायर कर दिया 1 4 9 16 25 36 49 और ये हो गया हमारा 9n²। तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस है, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं पहले सीक्वेंस की बात करूं तो ये हमारा एक एपी है, लेकिन ये जो दूसरा सीक्वेंस है ये हमारा एपी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे है, मतलब दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन सीक्वेंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का एक डिफाइनाइट ऑर्डर में, और इसके ये जो नंबर्स इसमें हम लिखते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे ही ये हमारी हो जाएगी एन टर्म, ठीक है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। आप कोई और नंबर ले लीजिए सीक्वेंस में। जैसे अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने कर दिया 2n + n, ठीक है। तो अब मैं इससे एक सीक्वेंस बनाऊंगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3। n की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6। n की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8। n की वैल्यू 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ये हमारा n = 1 पे था, फिर ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी है हमारा एक सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रूल से अरेंज होते हैं, और ये जो हम नंबर्स यहाँ पर लिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। जो सीक्वेंस होता है वो एपी हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन जितने भी एपी हैं वो हमारे एक सीक्वेंस ही होते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस एपी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ सीक्वेंस को देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये जो एग्ज़ाम्पल दिए थे ये, तो इसमें जो लास्ट में जो टर्म लिखी थी ये मैंने आपको क्या दी है कि इसकी जो nth टर्म होगी वो ये होगी। ओके, तो अब अगर आपको ये nth टर्म गिवन हो और आपसे सीक्वेंस के बारे में पूछा जाए तो आप उसे कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स फॉर द गिवन सीक्वेंस। जहाँ पर आपको क्या गिवन है, उसकी nth टर्म। तो अगर यहाँ पर मैं कह दूँ an = 3n + 2 है, तो यहाँ पर पहली जो 5 टर्म है वो आप कैसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है। तो a1 का मतलब है n की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स 3 × 1 + 2। n की वैल्यू 2, तो 3 × 2 + 2, 3 × 3 + 2, 3 × 4 + 2, 3 × 5 + 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। तो पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, सेकंड आ जाएगी 8, थर्ड कितनी आ जाएगी 11, फोर्थ आ जाएगी 14 और फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17, ठीक है। तो ये आपको एक nth टर्म गिवन थी और उससे आपने क्या की, ये जो 5 वैल्यूज़ है ये निकाल ली। तो अब मैं आपसे कहूँ कि जो आपका सीक्वेंस है वो क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 8 11 14 17, इस तरीके से। तो ये चल रहा है आपका सीक्वेंस। अब कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं जहाँ पर हमें nth टर्म गिवन है और आपसे वो
पूरा सीक्वेंस पूछ रहा है कि सीक्वेंस बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन 2। अब यहाँ पर आपको ए एन की वैल्यू गिवन है, तो इसके लिए आपसे पूछे जा रहे हैं स्टार्टिंग के जो 5 टर्म्स हैं, तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही करिए, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5। यहाँ पर भी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो वैल्यू लिख दीजिए। सबसे पहले तो ये वाली जो वैल्यू होगी नेगेटिव, ये आएगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये आ जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, 4, 8, 16 और ये आ जाएगा आपके पास 32। तो अब आपका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, -2, 4, -8, 16 एंड -32। ठीक है, तो अब आपको जब भी कोई nth टर्म गिवन है और आपसे सीक्वेंस पूछा जाए तो वो अब आप यहाँ पर बना लेंगे। ओके, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको ये जो nth टर्म गिवन है उसके लिए उस सीक्वेंस में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो भी उसने पूछा है वो वाली टर्म। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है, A12 एंड A15 और गिवन क्या है आपके पास AN। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर A12 निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 12। तो आपको करना क्या है, 5 × 12 -4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 56। जब आपको निकालना है A15 तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 -4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 71। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको nth टर्म गिवन है और आपसे वो सीक्वेंस बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको वो कोई पर्टिकुलर कोई टर्म निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन 2। यहाँ पर आपको an की वैल्यू दे दी और वो आपसे पूछ रहा है A2 एंड A4। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, A2 कैसे निकलेगा हमारे पास, तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 - 1, 2 - 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2। तो यहाँ से तो जो आंसर है आपका वो क्या आएगा 0, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो क्या हो गई है 0, तो इसका मतलब A2 हो गया 0। अब हम आ जाते हैं A4 पर, तो A4 क्या निकलेगा, 4 - 1, ये हो जाएगा आपका 2 - 4 और ये हो जाएगा आपके पास 3 + 4। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 3, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो गया 2, माइनस साइन बाहर ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया आपके पास -42। ठीक है, तो इस तरीके से आपको nth टर्म दे करके कोई सा भी टर्म वो आपसे पूछ सकता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले टाइप्स पे। तो आज का जो थर्ड टाइप है क्वेश्चन का, उसमें आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, कुछ वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या है, आपको A1 की वैल्यू गिवन है, उसके बाद आपको AN की वैल्यू गिवन है, और उसके बाद कंडीशन क्या गिवन है कि जो n की वैल्यू है वो > 2 है। तो अब आपको यहाँ पर 5 टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो ये देखिए A1 तो आपको गिवन है, अब जो नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, तो A1 आपका गिवन है और आपको कहा गया है कि जो आप निकालेंगे अब A2 उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी आपको क्या है क्वेश्चन में, ये जो गिवन है ना n की वैल्यू > 2, तो यहीं से इसका मतलब आप n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट करेंगे। A1 तो उसने दिया हुआ है और आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A2 से। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे AN - 1 + 2, ये है हमारी nth टर्म। तो इसमें वैल्यू रखिए, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 - 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 + 2।
और ये जो A1 है इसकी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 1, तो इसका मतलब जो आपका A2 है वो हो जाएगा 1 + 1 दैट मीन्स 3। ठीक है, A3 देख लीजिए, उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे लिख लीजिए an - 1 + 2। अब देखिए n की जगह 3 रखिए तो ये आपका क्या आ जाएगा A3 - 1 + 2, तो ये आपका हो जाएगा A2 + 2। अब बताइए A2 की वैल्यू कितनी निकली थी, A2 निकला था 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2 दैट मीन्स 5। यहाँ पर आ जाइए A4, तो A4 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास A3 + 2। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि 2 ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी है, अब थोड़ा फटाफट करेंगे। तो A4 हो जाएगा A3 + 4, तो सॉरी A3 + 2। ओके, तो ये जो A3 है आपका ये कितना आया है 5 + 2 दैट मीन्स 7। अब A5 क्या हो जाएगा A4 + 2 दैट मीन्स 7 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। और A6 क्या हो जाएगा A5 + 2 दैट मीन्स 11। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यूज़ आपसे निकालने के लिए कही गई थी वो क्या थी हमारे पास A2, वो क्या है हमारे पास 3, फिर कहा था A3 वो आ गया 5, और A4 वो आ गया आपके पास 7, A5 9 और A6 11। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें निकालने के लिए कही गई थी। हमें गिवन क्या था A1 और AN, और उसके बाद एक कंडीशन गिवन थी कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको A1 और A2 की वैल्यू दे दी, दोनों ही क्या हैं आपके 2। उसके बाद आपको nth टर्म बता दिया कि ये है, और उसके बाद n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होगी, दैट मीन्स आपको n = 3 से स्टार्ट करना है। तो करेंगे भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर A1 दे दिया और क्या दे दिया A2 दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट 5 टर्म, तो स्टार्ट करिए A3 A4 A5 A6 A7, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब जब आप A3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे उसे A3 - 1 - 3। ठीक है, तो अब जो हमारा A3 - 1 है उसे हम क्या लिखेंगे A2 - 3। अब A2 की वैल्यू कितनी है 2 - 3 दैट मीन्स -1। अब आप A4 पे आ जाइए, तो A4 को क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे A3 - 3 दैट मीन्स -1 - 3, ये हो जाएगा -4। A5 क्या हो जाएगा A4 - 3, तो इसे आप लिखेंगे -4 - 3 मतलब -7, ये हो जाएगा आपके पास A5 - 3, तो -7 - 3 दैट मीन्स -10। A7 क्या हो जाएगा A6 - 3, तो ये हो जाएगा -10 - 3 दैट मीन्स -13। तो यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी A3, कितना आ गया -1, A4 ये आ गया आपके पास -4, A5 -7, A6 -10, A7 -13। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब आपको nth टर्म गिवन हो, उसके अलावा जो A1 A2 कोई भी टर्म दे सकता है वो डिपेंड करता है कि nth टर्म क्या है, वहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक कंडीशन गिवन हो और आपसे इस तरीके से टर्म्स पूछी जा रही हैं तो हम उसे इस तरीके से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि हमारा जो कोई भी सीक्वेंस है वो AP कब होगा। अब इसे हम ऐसे कहते हैं कि अ सीक्वेंस क्या है हमारा A1 A2 A3 AN। ठीक है, इज कॉल्ड एन AP। तो एक सीक्वेंस को हम AP कहते हैं कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट D, अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट D हो, और वो किस तरीके से हो कि जब हम A2 लिखें तो A2 क्या हो A1 + D, फिर हम A3 पर जाएं तो वो क्या हो जाएगा A2 + D, A4 पर गए तो वो हो जाएगा A3 + D, और AN पर गए तो वो हो जाएगा AN - 1 + D, जहाँ पर D हमारा क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस लिखती हूँ, तो सीक्वेंस है हमारा
ये लिख दिए मैंने 2 सीक्वेंस। अब आप पहले सीक्वेंस को देखिए, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे इसमें ये क्या है आपका A2, तो ये आपका क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा आपके पास A1 + 1। ठीक है, अब आप किसी भी टर्म पर जाइए, ये क्या है आपका A5, तो ये आपके पास क्या है A4 + 1, मतलब जो आपका जस्ट प्रीवियस टर्म है वो, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं 1। कहीं पर भी चले जाइए, यहाँ पर आप A6 को देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा A5 + 1। तो यही चीज़ कही गई है कि A2 क्या है A1 + D, A3 क्या है A2 + D। तो ये जो D है ना, ये आपका क्या है हर जगह सेम है। तो एक पर्टिकुलर मतलब एक कॉमन डिफरेंस है हर एक टर्म के बीच। तो अगर मैं पहले सीक्वेंस की बात करूं, तो ये जो आपका पहला सीक्वेंस है तो ये हमारा AP में है। अब दूसरे सीक्वेंस को देखिए, तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ ना 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ओके, तो अब आप यहाँ पर A2 को देखिए, तो A2 आपका क्या है, यहाँ पर A2 है आपका 4। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ A1 + D, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 3, यही तो लिखेंगे आप। यहाँ से D क्या आ गया 3। लेकिन अब आप लिखिए A3, तो A3 आपका क्या हो जाएगा, अब आपको लिखना पड़ेगा A2 + D। तो A2 आपका क्या है 4 और D कितना है आपका 3, तो ये क्या आ जाएगा 7। तो क्या ये जो A3 है ये 7 है? नहीं। तो इसीलिए ये जो आपका सीक्वेंस है सेकंड वाला, ये वाला सीक्वेंस आपका AP नहीं है। AP में हर एक टर्म के बीच एक कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन सीक्वेंस में हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस ज़रूरी नहीं है, बस वो एक रूल्स के साथ अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर रूल क्या है, हर एक नंबर का हमने स्क्वायर किया है, ये यहाँ पर रूल चल रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर रूल से है, ये एक सीक्वेंस है, लेकिन ये एक AP नहीं है। AP के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये AP में नहीं है। आपको प्रूफ करके बताना होता है। कई बार आपको एक सीक्वेंस दिया होता है और आपसे पूछा होता है कि बताइए ये AP में है या नहीं, तो आपको वहाँ पर उसे बताना होता है। जैसे अब तक हमने जो एग्जाम्पल किए हैं उनमें आप देख सकते हैं किसी को भी AP में है या नहीं। जैसे इसमें देखिए A1 क्या था आपका 1, A2 कितना था 3, A3 5, 7, 9, 11, हर एक के बीच कितना डिफरेंस है 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा AP में। ओके, किसी और सीक्वेंस पे आइए, ये वाला, अब इसे चेक करिए ये AP में होगा या नहीं। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 - -2, दैट मीन्स 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 - -8, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 - -2। यहाँ कितना हो जाएगा 16 - -8, ये सेम हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपका AP में नहीं है। तो ऐसे ही हमें चेक करना होता है। यहाँ पर चेक करिए ये AP में है क्या, ये देखिए डिफरेंस 3, 3, 3, 3, तो ये हमारे AP में है। ठीक है, तो हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा तो हम उसके लिए अब चेक कर सकते हैं कि वो AP में है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर भी अब हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक AN जो nth टर्म है वो गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये AP में है या नहीं। और अगर ये AP में है तो यहाँ पर आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करेंगे, इसकी AP बना दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि n की वैल्यू कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। ऐसा कोई यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन नहीं है। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो देखिए जब आप लिखेंगे A1 तो क्या हो जाएगा वो आपके पास 5 × 1 - 7। A2 ये क्या हो जाएगा 5 × 2 - 7। A3 5 × 3 - 7। वैल्यू निकाल करके देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 - 7। सेकेंड वाला कितना हो जाएगा 10 - 7। नेक्स्ट हो जाएगा 15 - 7। अब वैल्यू लिख लीजिए -2, ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा आपके पास 8।
ठीक है। तो अब देखिए डी क्या होता है आपका, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 माइनस माइनस 2 दैट मीन्स 5। यहाँ पर 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। आप और भी वैल्यू निकाल करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है हमारा, जब हम उसे लिखेंगे एक दो वैल्यू और निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास -2 3 8। एक वैल्यू और निकाल देती हूँ मैं, A4 इज इक्वल टू 5 × 4 - 7 दैट मीन्स 13। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ 20 - 7 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर इसे माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपके पास 13 - 8 दैट मीन्स 5। तो ये जो सीक्वेंस है आपका ये क्या हो गया, 8 के बाद है आपका 13 और उसके बाद इस तरीके से। तो ये तो हो गई आपकी AP। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है, और वो जो डिफरेंस है D कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू कितनी है 5। तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये जो गिवन सीक्वेंस है हमारा ये AP में है, और ये है हमारी AP, और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये है हमारा 5। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना पूछता कि ये AP में है या नहीं, वो आपको बता देता कि ये AP में है और आपको सिर्फ D की वैल्यू निकालनी है, तब आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे वो सिर्फ़ और सिर्फ D की वैल्यू पूछे, आपको क्वेश्चन में बता दे कि ये AP में है, आपको उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ यहाँ पर D की वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो जो D होता है उसे हम लिखते हैं D इज़ इक्वल टू, ये होता क्या है, AN, मतलब जो एक बड़ी टर्म है वो, उससे जो जस्ट पीछे वाली टर्म है आपकी AN - 1, उस वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप D निकालेंगे, ये तो हो गया आपके पास फॉर्मूला D निकालने का, AN - AN - 1 दैट मीन्स आप इसे कह सकते हैं A2 - A1, या फिर A3 - A2, A4 - A3, कुछ भी कहिए, ये सब क्या हैं आपके D। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको D निकालना था तो आप उसके लिए क्या करते, D इज़ इक्वल टू आप करते AN - AN - 1, तो AN की वैल्यू कितनी गिवन है, 5n - 7, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 5n - 7 माइनस, अब क्या करेंगे, n की जगह पर क्या रख देंगे, n - 1, तो ये हो जाएगा 5n - 1 - 7। तो D इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5n - 7 - 5n + 5 - 7। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहे हैं, 5n से 5n कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो जो आपका D है उसकी वैल्यू कितनी बची, वो बची यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये आपको कब करना है, जब क्वेश्चन में आपसे क्लियरली कहा जाए कि ये जो गिवन जो टर्म है आपकी, ये जो nth टर्म है ये AP में है, तो अब आप D की वैल्यू निकालिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ये जो टर्म गिवन है ये AP में है या नहीं, तो पहले आपको इसे निकाल करके बताना होगा कि भाई ये AP में है, हमने यहाँ पर 3 बार D निकाल लिया और तीनों बार इसकी वैल्यू सेम आई है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर करके बतानी पड़ेगी। ओके, अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से एक nth टर्म गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये AP में है या नहीं, और अगर है तो D की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ निकालेंगे इस तरीके से। आपने A1 A2 A3 A4 तक निकाला, कॉमन डिफरेंस दिखाया कि हाँ ये AP में है। और दूसरा तरीका है कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट D की वैल्यू निकालिए। देखिए D क्या होता है आपके पास, D होता है AN - AN - 1। अब ये जो हमारा D होता है इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आती है, तो अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है दैट मीन्स ये AP में है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये AP में नहीं है। तो आप D की वैल्यू को देखिए, तो D इज़ इक्वल टू हो जाएगा AN क्या हो जाएगा 3n² माइनस AN - 1 हो जाएगा 3n - 1 का स्क्वायर माइनस 5। ओपन कर दीजिए इसे, 3n² माइनस 3, ये हो जाएगा n² + 1 - 2n - 5।
तो d इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, अब कैंसिल क्या हो रहा है, ये 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल। तो d इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6n माइनस 8। अब इस d की वैल्यू को देख करके हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि ये तो हमारा n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, 1 2 3 के अकॉर्डिंग ये तो हमारा चेंज होगा। और अगर हमारा d कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो गिवन टर्म है ये हो जाएगा हमारा नॉट इन AP। ठीक है, और अगर आप चाहते तो आप इसे A1 A2 A3 इन्हें निकाल करके भी देख सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगा हो आप उससे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बताती तो देखिए AN कितना है आपका 3n स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पर A1 A2 A3 तीन टर्म निकाल दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 5, दैट मीन्स 7। इसके बाद 3 इंटू 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 5, दैट मीन्स 22। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 7 माइनस -2, तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना है 22 माइनस 7, दैट मीन्स 15। तो इसका मतलब जो d है आपका ये सेम होने चाहिए थे ना, ये सेम नहीं है, दैट मीन्स ये वाली जो टर्म है इसे आप कहेंगे नॉट इन AP। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे इसे निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको AN एक nth टर्म गिवन है और आपसे कह रहा है कि ये जो nth टर्म है इसके बाद आपको फाइंड करना है यहाँ पर D और A15। तो आपसे वो AP में है या नहीं वो नहीं पूछ रहा है, आपको डायरेक्टली उसने D फाइंड आउट करने के लिए और A15 के लिए बोला है। तो देखिए जब आपको D फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे D के लिए AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए D इज़ इक्वल टू -4n प्लस 15 माइनस, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 4n माइनस 1 प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा D इज़ इक्वल टू -4n प्लस 15 माइनस, ये क्या है आपके पास 4n माइनस 4 प्लस 15। तो आप इसे लिख सकते हैं D इज़ इक्वल टू -4n प्लस 15 माइनस, ओह यहाँ माइनस लगाना भूल गई थी मैं, -4n, तो ये -4n और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4n और ये अंदर हो जाएंगे 19, तो ये हो जाएगा -19। ठीक है, तो यहाँ पर 4n से 4n कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास -4, तो D इज़ इक्वल टू हो गया -4। ठीक है, ये AP में है इसीलिए यहाँ पर ये आपका क्या आया है कांस्टेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है A15, तो A15 कैसे निकालेंगे, -4 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और उसके बाद क्या है +15, तो -60 प्लस 15, दैट मीन्स -45। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको ये बताना है कि ये जो nth टर्म गिवन है ये AP में है या नहीं। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, या तो फिर वही है आप A1 A2 A3 ये निकाल लीजिए, अदरवाइज़ आप क्या करिए AN माइनस AN माइनस 1। तो D इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास AN माइनस AN माइनस 1। तो D इज़ इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो D इज़ इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस
n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, अब आप लिख सकते हैं d इज़ इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपके पास n स्क्वायर कहाँ पर है, सिर्फ एक जगह, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास n कहाँ कहाँ पर है, ये तो है आपके पास n और ये क्या है आपके पास -2n, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा -n, लेकिन जब वो -n बाहर आएगा तो बाहर आकर वो हो जाएगा +n। ओके, अब आपके पास क्या बचा है, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास बचा है +1, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो वो हो जाएगा -1। अब यहाँ देख लीजिए 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लेकिन d की वैल्यू क्या बच गई, d बच गया आपके पास 2n। तो अब इसे आप लिख सकते हैं नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये जो गिवन टर्म है इसे हम कहेंगे नॉट इन AP। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं जिनमें आपको प्रूफ करना होता है। अगर आप इसे वैसे निकालते A1 A2 A3 से तो वो उससे भी देख लीजिए। अगर मैं A1 A2 A3 तीन टर्म्स निकाल लेती हूँ तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। A2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 दैट मीन्स 7। A3 हो जाएगा 1 + 3 + 9 दैट मीन्स 13। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा 6। तो ये डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं नॉट इन AP। तो आपको कौन सा मेथड आसान लगता है, ये वाला या ये वाला, वो आप पर डिपेंड है। जो भी आसान लगता है आप उससे लगाइए और वैल्यू को वहाँ पर दिखाइए कि ये जो d है ये आपका आप दिखाएंगे या तो ये कांस्टेंट नहीं है, या फिर आप यहाँ पर d दिखाएंगे कि यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको उन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।